नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। साथियों, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी या रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जाम जिसका पेपर सन 2025-26 में होने वाला है और आप साइंस की क्लास देखना चाहते हैं, तो मैं आज लेकर आया हूं सन 2018 से सन 2024 के पूछे गए सभी जो क्वेश्चन हैं उनका पार्ट आज हम 4 करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उन्हीं पर आधारित जो जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं मैं उन्हीं के लेकर आया हूं और एनसीईआरटी का बेस्ड हम लेके आए हैं कि कहां से पूछे जा रहे हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लेजर पेन ले लेते हैं। सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो मैंने लास्ट 2 क्लास में आपको दोनों क्लासों में अलग-अलग बताया है अभिक्रियाशीलता की एक सक्रियता श्रेणी है। उस श्रेणी को याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर एक पेपर में, जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ, आज ये हमारी चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में आपको हर एक पेपर में अलग-अलग पेपर्स में क्वेश्चन छांट के लेकर आता हूँ। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन सक्रियता श्रेणी से जरूर पूछा गया है। तो मैंने आपको याद करवाया था कि ये सक्रियता जो श्रेणी है कि करीना, का और री। करीना फॉर पोटेशियम और रीना का मतलब, ना का मतलब है सोडियम। करीना का मतलब कैल्शियम, मंगेतर मैग्नीशियम, अली जनाब एल्युमिनियम जेडन, फिर लेड हाई हुआ, यानी कि फिर मतलब आयरन, लेड लेड है और हाई मतलब हाइड्रोजन। इसके बाद में आपको मैंने बताया था कि ये दोनों याद रहेंगे, एजी और क्या है, एजी मतलब सिल्वर और एयू यानी सोना सबसे कम क्रियाशील है, तो ये दोनों याद रहेंगे। और कॉपर और मरकरी ये दोनों याद रखनी है। तो आपको इसमें निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है, कभी आपसे पूछा जाएगा, ये पहले 4 दे देगा कि इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील है इस श्रेणी में गोल्ड यानी एयू। लेकिन पूछ लिया इन चारों में, तो ये देखो यहाँ पर क्रम से दे रखे हैं, करीना यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो इन सभी में जो मैग्नीशियम है वो सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो आपको ये जो पूरी सारणी है नोट डाउन कर लेनी है अपनी कॉपी पर और आपको पूरी याद कर लेनी है। अगर अभी आपने याद नहीं किया तो आप जल्दी से इसे याद कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापनीय अभिक्रिया का उदाहरण है? मैंने अभी तक आपको एक संयोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया और एक है, ये है तीसरी द्विविस्थापन, और इससे अलग है उपचयन और अपचयन। मैंने ये 3 प्रकार की अभिक्रिया लास्ट 3 क्लास में पढ़ा दी हैं। आज हम चौथी लेकर आए हैं, द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो धातु है दूसरी धातु को क्या रिप्लेस कर देती है एक दूसरे के साथ में। जैसे यहाँ पे आपको स्पष्ट शब्दों में ये दे रखा है कि जो बेरिलियम +2 आयन है सोडियम सल्फर के जो मान सल्फर सल्फर के जो ऑक्साइड की अभिक्रिया से बेरियम सल्फेट के अपक्षय का निर्माण होता है, यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो जो सोडियम है वो तो क्लोरीन के साथ में और जो बेरियम है वो सल्फेट मतलब सल्फेट के साथ में एक दूसरे क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। जहां द्विविस्थापन यानी 2 का विस्थापन होता है, जैसे यहाँ पे विस्थापन इसके साथ में इसका हुआ और इसके साथ में इसका हुआ, तो ये दोनों बेरियम सल्फेट बना देगा और ये सोडियम क्लोराइड बना देगा। वहां तो देखो यहाँ लिख रखा है स्पष्ट शब्दों में कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान यानी एक आयन दूसरे से, जैसे यहाँ पे प्लस आयन है, यहाँ पे क्लोरीन माइनस आयन है, यहाँ पे सोडियम प्लस आयन है, यहाँ पे सल्फेट माइनस आयन है, तो ये प्लस आयन इसके माइनस आयन के साथ में और इसका माइनस आयन बेरियम का सल्फेट के माइनस आयन सॉरी बेरियम का प्लस आयन सल्फेट के माइनस आयन के साथ में दोनों एक दूसरे क्रिया करते हैं और अलग अलग क्या बना देते हैं, अलग अलग बना देते हैं ये। जैसे यहाँ बना दिया बेरियम सल्फेट और यहाँ बना दिया सोडियम सल्फेट। अब यहाँ पे ये इसका राइट आंसर होगा। आपको ये हूबहू दिखाई दे रहा है कि सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया हो रही है और यहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम क्लोराइड बन रही है। लेकिन अब बात आई यहाँ से कि यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, तो यहाँ पे देखो आप देखेंगे कि लेड की क्रिया कॉपर कॉपर क्लोराइड के साथ में कराई जा रही है, तो लेड कॉपर को विस्थापित करेगा। क्यों? क्योंकि लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि हमने अभी स्लाइड में यही देखा था। जैसे आपने यही देखा कि जो ये कॉपर है ये कम अभिक्रियाशील है जबकि लेड अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें
क्या करेगा, जो लेड है इसको विस्थापित कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आयरन कॉपर आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो आयरन इसको विस्थापित कर देगा, यहाँ पे भी विस्थापन अभिक्रिया। यानी कहने का मतलब इन तीनों में है विस्थापन अभिक्रिया और इसमें है द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें थोड़ा वक्त ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप शुरू से एंड तक अगर प्रत्येक वीडियो को देखते हैं, तो अगर आप चाहे एएलपी की तैयारी कर रहे हो या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आप पूरे के पूरे साइंस के क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरा दावा है। अगर आपने मेरे साथ में ये क्लास अटेंड कर ली शुरुआत से कंटिन्यूअस। निम्नलिखित में कथनों में से पेशीय जो ऊतक होते हैं उनके बारे में कौन सा गलत कथन है? तो जो यहाँ पर पेशीय ऊतक के बारे में सबसे गलत कथन है इसमें कि जो पेशीय ऊतक होते हैं वो घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं। इसका जो एक्सप्लेनर है वो मैं आज लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं कल एक इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा पेशीय ऊतक में। ठीक है, आप देखना ना भूलें और आप देख कह सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, जिससे कि जो मैं वीडियो लेकर आऊँ कोई सी भी वीडियो, जैसे मैं थ्योरेटिकल एक क्लास मैंने 2 क्लास करवा दी हैं और एनसीईआरटी बेस्ड, और दूसरी जो अन्य हैं उनके मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि जो थ्योरेटिकल के कंटेंट होते हैं उनमें लिखने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को और जो स्लाइड जैसे मैंने बनाई है मैं खुद ही बनाता हूँ। तो आगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि दोस्तों का भी भला हो और मुझे जैसे हमारे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त होगा, तो मैं भी आपको अधिक से अधिक सुविधा लाने की कोशिश करूंगा, बेहतरीन कंटेंट। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? तो देखो, समांगी मिश्रण मैंने कल बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण यहाँ पे दे रखा है कि जो मिश्रण या जो विलयन में पूर्ण रूप से एक समान रूप से घुला होता है उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और जल का जो विलयन होता है वो कैसा होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें जो चीनी है वो विलेय है और जल है ये विलायक है। ऐसे ही आयोडीन और एल्कोहल का जो विलयन होता है वो भी एक समांगी मिश्रण होता है। तो इनमें से पूछ रहा कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखो चारों दे रखे हैं, लेकिन देखो जल में चीनी का मिश्रण ये होता है, जल में कॉपर सल्फेट, अगर हम जल में कॉपर सल्फेट डाल देंगे तो ये पूर्ण रूप से घुल जाएगी, और जल में अगर नमक डाल देंगे तो जल में नमक भी पूर्ण रूप से घुल जाएगा। लेकिन अगर जल में हम लोहे की कीलों को डालेंगे तो ये लोहे की जो कीलें हैं वो नहीं घुल पाएंगी। तो इसका उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इन चारों जो उदाहरण दे रखे हैं इनको जरूर याद कर लें, क्योंकि टेक्नीशियन में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वायु कैसा है, समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? तो वायु कैसा है, समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसमें समान मात्रा में 21% ही रहेगी और नाइट्रोजन 78% ही रहेगी। तो जो नाइट्रोजन है वो हो गई विलायक और जो ऑक्सीजन है वो हो गई विलेय। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्युमिनियम में न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाता है? तो मैंने ये पिछली जब हमने दूसरी क्लास कराई थी उसमें एक क्वेश्चन पढ़ाया था। उस क्वेश्चन में मैंने बताया था संयोजकता के बारे में। उस संयोजकता के बारे में जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि इसमें इन सभी को याद करना है। यहाँ से हर एक इस जो स्लाइड है इससे हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक स्लाइड से। जैसे पूछा गया था कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2। ऑक्सीजन की पूछा गया था, ऑक्सीजन के जो संयोजन करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो यहाँ पे है 6, यानी संयोजन करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, जब संयोजकता कितनी है, तो 2 है। उसी प्रकार आज पूछी गई है कि एल्युमिनियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। यहाँ देखेंगे ये है एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या है वो है 13, और इसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो है कितना है, 14। तो इसका राइट आंसर होगा 14। आप यहाँ पे जितने भी ये 18 एलिमेंट हैं इन सभी का ये याद कर लें कि किसका, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब के सब आपको क्रम से याद करनी है, इनके परमाणु संख्या याद करनी है। और इनमें मैंने आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी याद करा दी है पिछली जो थ्योरेटिकल क्लास पढ़ाई थी उसमें। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 6 कि प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताओं से संबंधित क्या नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक एक तो होती है सेल, दो प्रकार होती है, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है जो विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो जो
अविकसित होती हैं, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, यानी सिंगल सेल होती हैं, एक और एक कोशिकीय, और इसमें केवल एक ही गुणसूत्र होता है ना। ये सबसे ये सही है इसका कि इसमें एक गुणसूत्र होगा। यहाँ पे देखो दोनों के ये डिफरेंस दे रखे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनका आकार प्राय छोटा होता है। कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर तक, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनका आकार बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक। इनका जो केंद्रीय क्षेत्र होता है वो सुस्पष्ट नहीं होता है, इसका प्रोकैरियोटिक का, जबकि इनका सुस्पष्ट और इसके चारों ओर झिल्ली होती है केंद्रक के, ठीक है। क्रोमोसोम एक होता है, यानी क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र एक होता है, जबकि इसमें गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली युक्त जो कोशिका है, इनमें जो अंग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, जबकि इनमें झिल्ली युक्त जो कोशिका होती हैं अंग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ और लाइसोसोम हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, इन सब में यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, जबकि इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, समजातीय श्रेणी CH4 यानी मेथिन, C2H6 और C3H8 के अनुक्रमिक सदस्य किस इकाई द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो समजातीय श्रेणी दे रखी है, इसमें तो इनमें अंतर कितने का है, यहाँ पर अंतर देखा जाता है समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी में क्या होता है, जैसे यहाँ दे रखा है, तो इन सभी में कितने का अंतर है, तो देखो यहाँ देखा स्पष्ट लिखा हुआ है कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। अर्थात जैसे मान लो CH4 और C2H6 है, तो इन दोनों में कितने का अंतर है, तो C2 में से C घटाएंगे तो केवल C बचेगा, H2 में से सॉरी S6 में से S4 घटाएंगे तो S2 बचेगा, तो इसमें CH2 का अंतर है। ऐसे ही इसमें C2H6 में और इसमें घटाएंगे तो इसमें भी कितने का अंतर है, CH2 का ही अंतर है। इसी प्रकार इसमें इन तीनों में कौन सा भिन्न है, तो ये CH2 भिन्न है, क्योंकि ये सब सेम समजातीय श्रेणी के हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, कुछ बहुकोशिकीय जीवों में परिपक्व होने पर शरीर छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, यानी टुकड़ों में टूट जाता है, और जो टुकड़ा नया बनता है वो नए जीव को विकसित करता है। तो इनमें से कौन सा है वो पूछा गया है। तो देखो यहाँ दे रखा है कि बहुकोशिकीय जीवों में जनन की जो विधि है वो सरल विधि है। उदाहरण है इसका स्पाइरोगोरा, स्पाइरोगाइरा। सामान्यतः जो विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तथा ये टुकड़े खंड वृद्धि कर एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं खंडन, या इसको विखंडन भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि ये फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है, जब कोई जो शरीर है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और जो प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बना दे तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, तो स्पाइरोगोरा इसका उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयनिक यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर है, कौन सा कथन गलत है, तो देखो आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनका गलनांक उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है। ठोस अवस्था में जो आयनिक यौगिक होते हैं विद्युत का चालन करते हैं, ये भी सही है। आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, ये गलत है। तो इसका जो अच्छा गलत है इसका कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, ये गलत है। ठोस अवस्था में कैसे कर देंगे भाई, ठोस में नहीं करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा सी। वहां भी चाहते हैं वो जल्दी जल्दी में फ्लो में हो गया था अभी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पूछा कि दर्पण से किस स्थिति में होगा, और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। तो पहले समझेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखो यहाँ अवतल दर्पण है, मान लो एक इसके साथ में एक हम गोला बनाते हैं, ठीक है। यहाँ हमने एक गोला बनाया इधर और एक गोला बनाया हमने इधर, तो देखो इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इससे इधर होगा, यानी कि इसके सामने होगा। यानी ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। एक चम्मच लेंगे तो चम्मच जो इधर से देखेंगे तो उसको अवतल दर्पण की तरह कार्य करेगी, जबकि इधर से देखेंगे तो उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगी। तो इसका जो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के कहाँ होता है, सामने, तो इसका वक्रता केंद्र होगा यहाँ,
और इसका इसके पीछे होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, यानी कि अब ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये किसका, एक गोले का भाग है। अगर गोल कर दें तो ये गोला बन जाएगा, ठीक है। इस गोले का जो केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। अगर इसको हम पूरा गोला बना दें और इसका एक सेंटर लें तो इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र। इसे सी से निरूपित करते हैं। आगे है कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वो परावर्तक पृष्ठ के सामने, यानी अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण इसके सामने है इधर, और उत्तल दर्पण में यह जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है, इसके इधर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने और उत्तल दर्पण का उसके पीछे होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कि वृषण में बनने वाले शुक्राणुओं का परिवहन किस माध्यम से होता है। तो मैंने कल जब मैं ये पढ़ा रहा था एक क्वेश्चन इस पर आधारित, तब मैंने बताया था कि जो मूत्र है या वृषण में जो शुक्राणु बनते हैं, वो वृषण में शुक्राणु बनते हैं वो इससे शुक्रवाहिनी के द्वारा यहाँ से ट्रांसफर होते हैं, और इस शुक्रवाहिनी को क्या बोला जाता है, वास डिफरेंस। तो देखो यहाँ लिखा हुआ भी है शुक्र वाहिका, देखो ये लिखा है कि प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्र वाहिका में डालते हैं, इसे कहते हैं शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिनी, इसे कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वास डिफरेंस। आपसे पूछा जाएगा कि जो शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो वृषण में बनते हैं, और वो किसके माध्यम से जाते हैं, तो शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस के माध्यम से। जबकि आपसे पूछा जाए कि जो मूत्र है और शुक्राणु है वो किस नली के माध्यम से बाहर निकलते हैं, तो इस मूत्र मार्ग के द्वारा, इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। कल मैंने ये भी बताया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 कि पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो द्रवों का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल सही बात है, द्रवों का आयतन निश्चित होता है, लेकिन उनका आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा, तो द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है। और आयतन निश्चित ही होगा। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है। तो विसरण क्या है, तो विसरण है, आप ऐसे मान लें कि आपने एक कमरे में एक धूप बत्ती जला दी, और अब उस धूप बत्ती को जलाकर आप बाहर दूसरे रूम में बैठ गए, तो उस धूप बत्ती की जो महक है वो बाहर दूसरे कमरे में ही मतलब दूसरे कमरे में भी आपको महसूस होगी या उसकी खुशबू आएगी। तो वो किस कारण से है, विसरण के माध्यम से ही है। जबकि ठोस पदार्थों में ऐसा नहीं होता है, द्रव पदार्थों में विसरण तेजी से होता है और गैस में इन दोनों से और अधिक तेजी से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि ये दोनों जो है कथन, वो दोनों के दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है पादपों में निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो किसमें विकसित होता है। कल बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि अंडाशय फल में विकसित होता है। यहाँ लिखा हुआ भी है कि अंडाशय निषेचन के बाद में अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है, ठीक है। और बाद में बाह्यदल पंखुड़ियां वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र प्राय मुरझाकर कैसे होते हैं, गिर जाते हैं। जबकि कठोर कठोर आवरण कौन बनाता है, तो बीजांड, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से किस तत्व के ऋणात्मक आयन बनाने की सबसे अधिक संभावना है। तो ऋणात्मक आयन पहले समझते हैं, ऋणात्मक आयन किसे कहते हैं। तो वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और अपना ग्रहण करने के बाद अपना अष्टक पूरा करते हैं, उसे कहते हैं हम ऋणायन। और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें कहते हैं धनायन। तो देखो कैल्शियम एक धातु है, कैल्शियम धातु होने के साथ यह क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है, जिससे इस पर प्लस आयन आ जाता है। और सोडियम भी धातु है जिस पर भी प्लस आयन आ जाता है, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम 2 8 1। तो एक जो लास्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये दूसरे को दे देता है, तो इस पर प्लस आयन आ जाता है। ऐसा ही एल्यूमिनियम भी एक धातु है, इस पर भी प्लस आयन आ जाएगा। लेकिन जो क्लोरीन है ये एक अधातु है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो इस पर ऋण आयन आ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये बात समझ में आई हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के जो बेल है उसको घंटे को जरूर बजा दें, जिससे कि तुरंत जैसी वीडियो आती है आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आगे है क्वेश्चन नंबर 15 लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो उपयोग है हमें नहीं किया जाता है। तो आप जानते हैं कि
यस देलपन या गैल्वेनाइजेशन करते हैं हम विधि से बचाने के लिए। हम पेंट भी करते हैं, जैसे मान लो हमने रेलिंग लगवाई अपने घर पर और रेलिंग पर अगर लोहे की रेलिंग है तो उस पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बारिश में नमी से क्या हो रेलिंग खराब ना हो, तो उस पर सबसे पहले हम पेंट ही करते हैं। और क्रोमियम का लेपन, हम आपने देखा होगा कि कभी कभी हम क्रोमियम का स्टील भी मतलब क्रोमियम की क्या मंगाते हैं, धातु भी मंगाते हैं जिससे कि जंग ना लगे, या लेपन भी कर देते हैं। लेकिन गर्म करने से लोहे पर कोई जंग का प्रभाव नहीं होता है। गर्म करो या ठंडा करो, जंग लगनी ही लगनी है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी, कि इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रत्येक मतलब 2 वोल्ट की एक बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो इसके लिए जो ये हमारा लैपटॉप का जो पेन है वो काम सही से नहीं करता है, इस कारण से मैं इसे हैंड रिटन यानी हाथ से लिख कर लेकर आया हूँ। इसके अनुसार यहाँ देखो, यहाँ बहुत ही सिंपल ये जो नियम के आधार पर ये दे रखा है न्यूमेरिकल के ओम का नियम है। ओम के नियम के अनुसार होता है V बराबर आई आर, तो यहाँ विद्युत धारा I बराबर हो जाएगी V अपॉन आर। मैंने ये डायग्राम बना रखा है जिसमें 2 ओम जो 2 प्रतिरोध हैं 2-2 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और एक बैटरी जुड़ी हुई है 4 वोल्ट की। तब श्रेणी क्रम में जब हम इन 2 प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो सादा सिंपल भाषा में जोड़ देते हैं, यानी R1 प्लस R2 बराबर ये हो जाएगा 4 ओम, और बी जो वोल्ट है वो 4 वोल्ट दे रखा है। तब आई बराबर इस सूत्र में यहाँ रख देंगे, आई बराबर बी अपॉन आर में बी बराबर 4 और आर बराबर भी 4 ओम। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर होगा 1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 एम्पियर, डी ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, धोने के सोडे के उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो मैंने आपको इसके बारे में पिछली जो लास्ट क्लास हुई है उनमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है। इसका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें जल के अणु 10 होते हैं और इसके जो यूज हैं वो बताए थे कि इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये सही बात है। इसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है, यहाँ नहीं किया जाता, तो इसका आंसर है गलत है, यही वाला है, जबकि इसका कागज उद्योग में भी किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की सफाई में भी किया जाता है, ये भी सही है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम के यौगिक बनाने में भी किया जाता है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी में कि जो इसका अगर सूत्र पूछा है तो यह है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसे धावन सोडा कहते हैं और वैसे इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका ये 4 यहाँ दे रखे हैं यूज। आपको बहुत अच्छी तरीका से ये पूरी स्लाइड नोट डाउन कर लेनी है, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लेना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक पादप कोशिका को एक कोशिका की तुलना में अधिक जल सांद्रता वाले माध्यम में रखे जाने पर क्या होगा। तो देखो इसका मतलब है कि कोशिका की जो कोशिका में जो जल है, ये कोशिका में जो सांद्रता है वो उसकी तुलना में अधिक सांद्रता वाले जल में रखेंगे तो क्या होगा। तो अधिक सांद्रता वाले जल में जब हम किसी कोशिका को रखते हैं, ऐसे मान लो आप कि जो किशमिश है, किशमिश को एक एक बार आप जैसे खीर बनाते हैं तो खीर में डाल देते हैं, तो किशमिश जब खीर बनाते हैं खीर में डाल देते हैं तो किशमिश क्या है, अधिक सांद्र है, जबकि जो खीर है वो कम सांद्र है। तो जो सांद्र मतलब विलयन है वो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर जाता है। तो यहाँ सांद्र कौन है, तो यहाँ पे सांद्र है जो माध्यम है वो। तो कोशिका में से जल निकल कर कहाँ जाएगा, सांद्र वाले अधिक सांद्रता वाले जल के माध्यम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये संभवतः सिकुड़ जाएगी। आपने जबकि खीर का जो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ वो है कि खीर में जो किशमिश होती है वो फूल जाती है, क्यों, क्योंकि जल कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाता है। यहाँ देखो स्पष्ट शब्दों में है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है, सांद्र का मतलब है अधिक गाढ़ा, ऐसे समझ लो अधिक गाढ़ापन, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। और इस विलयन को यानी कि जो परासरण द्वारा बाहर आ रहा है इसको कहते हैं अति परासरणीय दाब विलयन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। एक आता है कि अगर जो मैंने अभी बताया था कि कोशिका अधिक सांद्र हो और जल कम सांद्र हो तो कोशिका कैसे हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 600 न्यूटन भार का एक लड़का 60 मीटर की ऊंचाई पर एक रस्सी द्वारा चढ़ाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में उसे 20 सेकंड लगते हैं। तब
उसके द्वारा वह जो ऊर्जा है या शक्ति है ज्ञात करनी है। तो देखो शक्ति का सूत्र होता है P बराबर W/T, यानी कार्य करने की दर ही क्या होती है, शक्ति या क्षमता कह सकते हैं उसे, पावर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ ये दे रखा है, देखो ये भी मैं हाथ से लिख के आया हूँ, मैंने बहुत जल्दी अभी एक पैड और पेन की व्यवस्था की है, जो आ जाएगा तो हम यहीं पर रिटर्न किया करेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ देखो शक्ति P बराबर होती है W/T। तो W क्या होती है, W होती है यानी कार क्या होता है, कार होता है बल गुणा दूरी। तो यहाँ जो ये दे रखा है 600 न्यूटन भार, तो जो भार है ये बल की तरह कार्य करेगा, क्यों, न्यूटन, जो न्यूटन है वो बल की भी मतलब मात्रक होता है और भार का भी। तो 600 यहाँ लिखेंगे, बल की जगह पे 600 न्यूटन इंटू दूरी कितनी है 60 मीटर, तो ये W आ जाएगा हमारा 6000 जूल। अब यहाँ T दे रखा है टाइम 20 सेकंड, जब P जो पावर निकालनी है W/T, तो W की जगह लिख देंगे हम 6000 बटे 20 सेकंड, तो ये यहाँ कट जाएगा, तो ये बचेगा 300 वाट। इसका राइट आंसर होगा 300 वाट। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब मूत्र नलिका से होते हुए प्रभावित होता है, यानी जब जो मूत्र है अगर मूत्र नलिका से होते हुए प्रभावित होता है, तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित नहीं होता है, अर्थात दोबारा से उसे एब्जॉर्ब नहीं किया जाता हमारी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये पूरा एक डायग्राम दे रखा है, और जब ये डायग्राम है तो यहाँ लिखा हुआ है कि अनेक निस्यंदन, जो निस्यंदन क्या है, निस्यंदन का मतलब है रक्त को, सॉरी, मूत्र को छाना जाता है, मतलब जब उसका निर्माण होता है, तो क्षरण को क्या कहते हैं, निस्यंदन, जिसमें जो जो सबसे छोटी कोशिका होती है या जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है नेफ्रॉन, वक्राणु। जो किसकी है नेफ्रॉन, ये है किडनी की। किडनी ही क्या करती है, एक तरीका से छानने का कार्य करती है। ठीक है, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। इसको हम दोबारा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको चयनित पुनरा अवशोषण हो जाता है। कौन किसका, ग्लूकोज का हो जाता है, अमीनो अम्ल का, लवण यानी कि जो लवण होते हैं वो, और प्रचुर मात्रा में जल, यानी जल, चार जो चीज है वो दोबारा से अब एब्जॉर्ब हो जाती है, रीअब्जॉर्ब। लेकिन जो यूरिया है इसको अवशोषित नहीं किया जाता, इस कारण से इसे पूर्ण रूप से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा यूरिया। आगे है, एक होमवर्क है, अगर आप लगातार हमारी क्लास देख रहे हैं तो आप हर एक जो होमवर्क देता हूं मैं उसको जरूर किया करें। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है, तो इनमें से बताना है अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको, तो आपका रहा होमवर्क, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।